चलिए देखिए, आज शब्द विचार का हमारा भाग 2 है और अगर आपने पहला नंबर का भाग नहीं देखा है तो आप उसको भी पहले देख लीजिएगा। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखिए इससे पहले हमने 5 प्रकार के शब्दों को पढ़ा था, जिसमें ऋण शब्द पढ़े थे, यौगिक शब्द पढ़े थे, योग ऋण शब्द पढ़े थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो अब आप देखेंगे तीसरे प्रकार के जो शब्द होते हैं वो उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, और इस आधार पर अगर आप शब्दों को देखेंगे तो देखिए ये 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और शब्द संकर शब्द। तो एक एक करके हम लोग सभी चीजों को देखते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। अब आप ध्यान दीजिए, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो सीधा संस्कृत भाषा से आए, मतलब ऐसे शब्द जिनका जो मूल है वो संस्कृत है, लेकिन आज भी उसी रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। लेकिन इन शब्दों में समय के साथ साथ कुछ विकार उत्पन्न हो गया है और विकार के कारण इनका रूप बदल गया है, और फिर ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं साहब तद्भव शब्द। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कर्ण। इसका जो मूल है वो संस्कृत है। कर्ण का मीनिंग क्या होता है साहब? कान। तो देखिए जो कर्ण शब्द है इसमें विकार उत्पन्न हो गया और कर्ण से ये क्या बन गया है साहब? कान बन गया है। हालांकि हिंदी में भी कर्ण प्रयोग होता है, लेकिन ये इसका जो मूल हैगा वो किसका हैगा? संस्कृत मूल का हैगा। लेकिन जब किसी भी संस्कृत के मूल शब्द में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे शब्दों के लिए हम क्या बोलते हैं साहब? तद्भव शब्द बोलते हैं। तो साधारण परिभाषा आपकी ऐसी हो सकती है कि ऐसे शब्द जिनका मूल संस्कृत है और आज भी उसी रूप में बिना विकार के हिंदी में प्रयोग होते हैं, वो कौन से वो शब्द होते हैं? तत्सम शब्द। और ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो गया है, उनका कुछ रूप विकृत हो गया है, जैसे कर्ण का विकृत रूप क्या हो गया साहब? कान हो गया। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द के नाम से इनके लिए हम लोग जानते हैं। चलिए और भी देखते हैं आगे हम। अब जैसे मैं आपके सामने कुछ और भी उदाहरण लिख रहा हूं, बड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे मैंने शब्द लिखा अग्नि, तो देखिए इसका जो मूल हैगा वो संस्कृत हैगा, लेकिन अग्नि का जो विकृत रूप क्या हो गया साहब? आपको ध्यान रखना है आग। तो अग्नि का विकृत रूप हैगा आग, तो ये कैसे शब्द हो गया? तद्भव शब्द हो गया। जैसे एक शब्द होता है कदली, ये संस्कृत मूल का शब्द है, हिंदी में भी कदली ही प्रयोग होगा, लेकिन इसका विकृत रूप आप देखेंगे तो क्या हो गया साहब? केला। तो विकृत रूप होता है तद्भव, ध्यान दीजिएगा। और भी देख सकते हैं, जैसे एक शब्द होता है किंचित, और किंचित शब्द का विकृत रूप क्या हो गया है साहब? कुछ। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत में कुछ के लिए क्या बोलते हैं? किंचित बोलते हैं। तो किंचित का विकृत रूप आपको क्या देखने को मिलेगा? कुछ देखने को मिलेगा। जैसे एक शब्द होता है त्वरित, तो त्वरित का विकृत रूप आप क्या देखते हैं? तो त्वरित का जो विकृत रूप देखते हैं तुरंत। तो आप बिल्कुल सादा भाषा में इसको समझ लीजिए कि जो शब्द हिंदी में भी संस्कृत मूल के हैं वो तत्सम शब्द हैं, और ऐसे शब्द जिनका रूप विकृत हो गया है तो वो शब्द कैसे कहलाते हैं? तद्भव शब्द। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, अब इसका पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, और चैप्टर का नाम होगा तत्सम शब्द और तद्भव शब्द।
तो मैं वहां पर आपके लिए बहुत ही जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा उस पर, और बहुत ही अच्छे तरीके से बाय ट्रिक और मेथड के आधार पर बताऊंगा कि कैसे पहचान करेंगे कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है, या किस तत्सम का क्या तद्भव होता है, या किस तद्भव का कौन सा तत्सम होता है। तो आशा करता हूं कि आप इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं देशज शब्द। देशज शब्द और एक होते हैं इसके बाद विदेशज शब्द। तो अब हम देखते हैं देशज शब्द क्या होते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष या कोई गांव समूह तक ही सीमित है। ऐसे शब्द जिनका वो पूरे फैले नहीं है, ऐसा मत सोचना आप देशज का मतलब साहब किसी देश में नहीं। ऐसे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष या किसी गांव समूह के आसपास तक ही सिमट कर रह गए हैं, उनका विस्तार ज्यादा नहीं हुआ है, तो ऐसे शब्द को हम क्या बोलते हैं कि साहब देशज शब्द। जैसे मैं उदाहरण के पर बोल रहा हूं, जैसे एक शब्द सुना होगा आपने मेहरारू, ऐसे ही आपने एक शब्द सुना होगा मनसेधु, ऐसे ही आपने एक शब्द सुना होगा लोटा, ऐसे ही सुना होगा आपने थरिया, ऐसे ही आपने सुना होगा टपुरी। तो देखिए, ये शब्द किसी या तो एक पार्टिकुलर क्षेत्र विशेष से या किन्हीं गांव के जो समूह है उनसे बिलोंग करते हैं, और वहीं तक ये सिमट कर रह गए, इनका विस्तार ज्यादा नहीं हुआ है। तो ऐसे शब्दों के लिए हम साहब क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। तो मेहरारू का मतलब क्या होता है, महिला। मनसेधु का मतलब क्या होता है साहब, पुरुष। लोटा का तो मतलब आप समझते ही होंगे, हाँ। थरिया का मतलब होता है थाली, और टपरी का मतलब होता है कोई भी कट्टे या बोरी का बना हुआ त्रिपाल टाइप का, तो उसे क्या बोलते हैं, टपरी। तो ये किसी क्षेत्र विशेष में ही मतलब प्रयोग किए जाते हैं, इनका वर्ल्ड वाइड या क्षेत्र इनके देश में कोई विशेष विस्तार नहीं हुआ है। तो ऐसे शब्द कैसे होते हैं, देशज शब्द। चलिए अब हम आगे देखते हैं विदेशज शब्द क्या होते हैं। विदेशज शब्द, देखिए शब्द तो वो विदेशी हैं, लेकिन प्रयोग उनका कहां पर होता है, हिंदी भाषा में उनका प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे शब्द कैसे विदेशी हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम किस में कर रहे हैं, हिंदी भाषा में कर रहे हैं। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा कूपन, तो ये कूपन कैसा शब्द है, हिंदी मूल का नहीं है, ये विदेशी मूल का है, और ये किस भाषा का है, फ्रांसीसी भाषा का है। लेकिन आज भी इसको किस में प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे एक शब्द सुनते होंगे आप लोग रिक्शा, और ये रिक्शा किस भाषा का शब्द है, परीक्षा में आता भी है। तो ये शब्द किस भाषा है, जापान भाषा या जापानी भाषा का शब्द है। ऐसे ही आप देखिए कागज, कागज शब्द जो है वो अरबी भाषा का है, लेकिन ये आज भी किस में प्रयोग होता है, हिंदी भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही एक शब्द होता है बारूद, और जो बारूद शब्द है वो है साहब तुर्की भाषा का। तो विदेशी शब्द वो है जो किसी फॉरेन लैंग्वेज से आए हैं, उनका मूल जो है विदेशी भाषा है, लेकिन आज भी उनका प्रयोग हम किस में करते हैं, हिंदी भाषा में करते हैं। और ऐसा भी है कि हिंदी भाषा के बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो फ्रांसीसी में भी प्रयोग होते होंगे, जापानी में भी प्रयोग होते होंगे, अरबी में भी प्रयोग होते होंगे, और कहां पर होते होंगे, तुर्की में भी होते होंगे। तो आपको इसका एक चैप्टर होगा, आगे हम देखेंगे, लेकिन आप ये जान लीजिएगा। तो इस प्रकार के सवाल भी आपसे परीक्षा में यहां से बन जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं इस
हेडिंग का जो बिल्कुल लास्ट है संकर शब्द। संकर शब्द। और एक बात ध्यान रखना, एक संकर शब्द ये ऐसे भी लिखा जाता है, तो इसका तो मतलब होता है शब्द शिव, ठीक है। और इस संकर का मतलब होता है हाइब्रिड, जिसे आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो देखिए, संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के, शब्द मेल से बनेंगे साहब, शब्द मेल से बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, कहते हैं ना हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, आधा देशी आधा विदेशी। तो ऐसे शब्द आपको ध्यान रखना है जो दो भाषाओं के, यानी कि शब्दों के किससे बनते हैं, मेल से बनते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, संकर शब्द। जैसे आप देखिए रेलगाड़ी। अब आप इसमें ये देखेंगे, रेल शब्द किस भाषा का है साहब, अंग्रेजी का। और जबकि गाड़ी जो शब्द है वो किस भाषा का है साहब, हिंदी का। तो ये कैसा शब्द हो गया, ये हो गया साहब हाइब्रिड शब्द, यानी कि संकर शब्द। तो दो भाषाओं का, एक इसमें आधा अंग्रेजी का हैगा और आधा किसका हैगा, आपको ध्यान रखना हैगा, हिंदी का हैगा। चलिए आगे और देखिए आप लोग, जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे टिकट घर। तो आप टिकट भी आप जानते किसका, अंग्रेजी भाषा का, और घर किस भाषा का शब्द हैगा, हिंदी भाषा का शब्द हैगा। जैसे और देखिएगा राजमहल। अब आप यहां पर ये देखेंगे, जो राज शब्द हैगा ये हिंदी भाषा का शब्द हैगा, जबकि महल जो शब्द होता है वो किसका होता है, फारसी भाषा का। तो आपको ध्यान रखना हैगा कि ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, तो उनके लिए हम क्या बोलते हैं, संकर शब्द मतलब कहा जाता है। तो रेलगाड़ी में ये आधा अंग्रेजी का, ये हिंदी का, ये अंग्रेजी का, ये हिंदी का, ये हिंदी का, ये किसका, फारसी का। तो ये जरूरी नहीं कि हिंदी का ही हो, हिंदी कंपलसरी हो हर किसी में, हो सकता है अरबी फारसी हो सकता है, फारसी अरबी, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है वो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं ऐसे शब्द। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो ये हमने 5 प्रकार के शब्द पढ़ लिए, किसके आधार पर, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। अब आपके लिए सबसे विशेष जो है वो ये, यहां से आप लोग देखिएगा, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर शब्द। इसके आपको ध्यान रखना है 3 महत्वपूर्ण प्रकार हैं। एक होता है शब्द का अविदा रूप, एक होता है शब्द का लक्षणा रूप, और एक होता है शब्द का व्यंजना रूप। और एक एक करके आप लोग सबको देखते हैं हम लोग। चलिए अविदा रूप देखते हैं हम लोग सबसे पहले। और देखिए यूपी टेट की परीक्षा में यहां से जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं आपसे। शब्द के अविदा रूप का मतलब होता हैगा बिल्कुल सीधा रूप। ध्यान दीजिए, किताबों में पढ़ेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। अविदा रूप का मतलब शब्द का बिल्कुल सीधा साधा रूप, जैसे का तैसा। जैसे मैं बोलता हूं पवन कक्षा का अच्छा लड़का है। और ध्यान दीजिए, ऐसे ही आपको एक वाक्य के रूप में ही सवाल बनते हैं। यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि एक शब्द दे देगा आप बताओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखिए यहां पर बिल्कुल सीधा साधा रूप हैगा, बिल्कुल कोई घुमा फिरा के नहीं कह रहा कि पवन जो है वो कक्षा कैसा लड़का है साहब, बिल्कुल अच्छा लड़का है। अब इसी के आधार पर आप देखिए अगला लक्षणा रूप। अब इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के या किसी भी तरीके से रूप, किसी का लक्षण बताया जाए, क्वालिटी बताई जाएगी। जैसे पवन हमारी टीम का MS धोनी है। तो अब आप देखिए पवन के अंदर
किसके क्वालिटी की मतलब किसका लक्षण बताया गया? तो MS धोनी का। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कैसा रूप हो गया? तो ये होता है शब्द का लक्षणारूप। जैसे और भी कह सकते हैं, मोहन कक्षा का कालिदास है। अब दो बातें हैं, या तो मोहन कालिदास का मतलब ये नहीं कि या तो मोहन कालिदास की तरह काला है, या फिर साहित्य का बहुत अच्छा क्या है, विद्वान है। तो कालिदास के गुण बताए जा रहे हैं किसके अंदर? मोहन के अंदर। और MS धोनी का जो गुण बताया जा रहा है किसके अंदर? इनकी पवन के अंदर। तो ये शब्द का कैसा रूप होता है? ये होता है लक्षण रूप। और यहां से आपकी परीक्षा जो होती है, इनकी TET और CET में यहां से प्रश्न आपके देखे गए हैं। हालांकि अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्न बनते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजनारूप। और इसको एक बार और देख लीजिए आप लोग। व्यंजनारूप शब्द का, इसमें क्या होगा कि व्यंग होगा, मजाक होगा। जैसे पवन कक्षा में गोबर गणेश है। अब देखिए यहां पर व्यंग कर दिया गया, उसकी तुलना पवन की किससे की जा रही है साहब? गोबर गणेश से। तो गोबर गणेश आप जब भी कहते हैं कि साहब उसे कुछ ज्यादा आता जाता ना हो, पढ़ने लिखने में ज्यादा अच्छा ना हो, तो ये शब्द का कौन सा रूप होता है? व्यंजनारूप। तो तीन बातें आपने समझी। अविदा रूप का मतलब होता है बिल्कुल सीधा साधा। लक्षणा रूप का मतलब हो किसी का गुण के साथ क्या किया जाएगा? तुलना की जाएगी। और व्यंजना रूप का मतलब होगा उस पर व्यंग किया जाएगा, एक भद्दा मजाक किया जाएगा। तो ये शब्द का कैसा होता है आपको? इनकी व्यंजना रूप होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि मोहन बिल्कुल शेख सिल्ली है, तो शेख सिल्ली से तुलना किसकी कर दी? मोहन से कर दी। तो ये व्यंग हो गया। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये होता है काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर। चलिए अब हम देखते हैं अगला 5वें नंबर का और देखते हैं। अब देखिए अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो आपको ध्यान रखना है 4 प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समूहोच्चारित और कौन से होते हैं? अनेकार्थी शब्द। अब देखिए मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा। पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं, सिनोनिम्स, तो आप अच्छे समझते हैं। विलोम शब्द ऑब्जेक्ट वर्ड्स, यानी कि आपको ध्यान रखना है अपोजिट नहीं, ऑब्जेक्ट वर्ड्स यानी कि विलोम शब्द। अब हम इसको देखते हैं समोच्चारित और ये अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, एक एक करके देखते हैं। चलिए देखिए, समोच्चारित शब्द ऐसे शब्दों में क्या होगा कि प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसा होगा, लेकिन मीनिंग कैसा होगा? बिल्कुल अलग निकलेगा। जैसे एक होता है अली और एक होता है अली, इन दोनों का मीनिंग कैसा होता है? अपना अपना बिल्कुल अलग होता है। एक शब्द होता है साहब अभिराम और एक शब्द होता है अविराम। प्रोनाउंसिएशन इनको जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन इनका मीनिंग सबका कैसा होता है? बिल्कुल अलग। जैसे एक शब्द होता है साहब अर्थी और एक शब्द होता है अर्थी, तो दोनों अर्थी का मतलब कैसा होता है? अलग अलग होता है। ये अली शब्द होता है, इसका मतलब होता है भौरा, इसका मतलब क्या होता है? भौरा। और ये अली जो शब्द होता है इसका मीनिंग होता है सखी, महिला के लिए प्रयोग होता है, सखी सहेली होता है तो उसी के लिए आता है। अविराम बहुत महत्वपूर्ण है। अविराम का मतलब होता है सुंदर। अविराम का मतलब क्या होता है? सुंदर।
जैसे भगवान श्री राम के लिए अविराम कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो सुंदर थे। लेकिन अविराम केवल पुरुष की सुंदरता को बताता है। किसकी सुंदरता को? पुरुष की, यानी कि फीमेल की सुंदरता के लिए आप अविराम शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। अविराम शब्द होता है एक, इस अविराम का मतलब क्या होता है? बिना रुके, लगातार, कंटिन्यू, ये अविराम है। प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। एक देखिए अर्थी, और ये क्या है? अर्थी। इस अर्थी का मतलब होता है जनाजा, और इस अर्थी का मतलब होता है याचक। इस अर्थी का मतलब क्या होता है? याचक। अब मेरा एक सवाल आपसे यह हैगा, जैसे हम एक शब्द लिखते हैं विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में कौन सा अर्थी आता है? विद्या प्लस अर्थी ये वाला लगाएंगे आप, या विद्या प्लस अर्थी ये वाला? तो चलिए देख लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, देखिए, विद्या प्लस अर्थी शब्द ये होता है साहब, वो तो अर्थी जनाजा हो जाएगा ना, ये वाला होता है। अब ये इसकी आप संधि करते हैं तो आप जानेंगे यहां पर क्या आएगा? बड़ा आ, और यहां पर क्या आएगा? छोटा आ। ठीक है, अगर इन दोनों को आप मिलाएंगे, मिलाकर के क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। और इधर देखिए, इधर क्या बचा आपका? आदद्दा। जब आपने यहां से आ ले लिया तो यहां पर भी क्या बचा? आधा या। और इधर क्या बचा? रथी, ये बचा। अब मैं इस बड़े आ के लिए इसमें कनेक्ट करूंगा, जोड़ूंगा इसमें, देखो तो ये या पूरा भी हो जाएगा, इस पे आ की मात्रा भी लग जाएगी, और ये शब्द कौन सा बन गया? विद्यार्थी। लेकिन आप ऐसे ना लिख के विद्यार्थी, आप ऐसे लिखते होंगे शायद। ये विद्यार्थी भी ठीक है और ये विद्यार्थी भी ठीक है का। एक चीज और समझिए, होता क्या है, जब आधा द और या दोनों एक साथ आते हैं, आधा द और कौन सा? या, तो हम क्या करते हैं कि आधा द ऐसे बनाते हैं, ध्यान दो, देखिए ध्यान से, आधा द बना दिया और इसी में या कनेक्ट कर दिया, तो कुछ ये विद्या वाला धा ऐसा बनता है। लेकिन इसको फिर हम घुमा के कैसा करते हैं? ऐसा कर देते हैं। तो देखो, इसमें आधा तो दा है और नीचे क्या है? या है। तो ये विद्यार्थी भी ठीक है और ये विद्यार्थी भी ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इस अर्थी में और इस अर्थी में क्या आएगा? अंतर आएगा। तो विद्या का याचना करने वाला क्या होता है? विद्यार्थी होता है। वो अर्थी क्या होता है? जनाजा होता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, इसका तो मीनिंग हैगा कि शब्द एक होगा और अर्थ कैसे निकलेंगे उसके? बहुत सारे निकलेंगे। तो वो शब्द कैसा होगा? अनेकार्थी शब्द होगा। जैसे आप देख लीजिएगा, एक परीक्षा में आपके आता है द्विज शब्द। द्विज के बहुत सारी मीनिंग होते हैं। जैसे द्विज का कहीं पर अर्थ निकलता है पक्षी, वो अकॉर्डिंग टू सेंस जैसे प्रयोग हुआ है। कहीं पर इसका अर्थ निकलता है दांत, द्विज शब्द द्विज ही हैगा। कहीं पर इसका अर्थ निकलता है गणेश, और कहीं पर इसका जो अर्थ निकलता है द्विज का, वो निकलता है ब्राह्मण। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा शब्द जिसके अर्थ जगह जगह पर अलग निकलेंगे, वो शब्द कैसा होता है? अनेकार्थी शब्द होता है। अब एक बात मेरी और ध्यान से सुन लीजिए। अंतिम एक चैप्टर होगा हमारा तत्सम और तद्भव का, पूरा चैप्टर, एक चैप्टर हमारा होगा देशज विदेशज और संकर शब्द का, डिटेल्ड में। ये चैप्टर नंबर 2 होगा। ये वाला जितना मैंने अभी आपको समझाया है उतना ही पर्याप्त हैगा इसमें।
एक चैप्टर अपना 3 नंबर के हिसाब पर कह सकते हैं पर्यायवाची का, फिर एक होगा विलोम शब्द का, एक होगा आपको ध्यान रखना हैगा समोच्चारित बहुत सारे शब्द हैं, और एक सब चैप्टर किसका होगा आपको ध्यान रखना हैगा वो होगा अनिकांती का। तो इनके पूरे पूरे चैप्टर हैं। तो मैं इतना जल्दी से थोड़े समय में आपको पूरा सब नहीं करा सकता कि सब तत्सम भी करा दूं, तद्भव भी करा दूं, सब करा दूं, तो इनके पूरे पूरे चैप्टर होंगे। तो चलिए, तो आप पहला भाग भी देख लीजिए और इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।